पहले 2 पार्ट्स में हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में समझ चुके थे। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, जिसने मुझे काफी मोटिवेट किया इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद है कि आप सबकी सेहत अच्छी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि क्या आसपास के स्टार सिस्टम में जीवन संभव है। हमारे सबसे करीबी पड़ोसी की दूरी को समझने के लिए और इसका मेजरमेंट करने के लिए हम पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक सैटेलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सूर्य के बारे में जानने और ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया है। इसकी गति या स्पीड 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि प्रकाश की गति के लगभग 0.05% है। यह काफी प्रभावशाली है। हम नई दुनिया की कॉलोनाइजेशन के रिसोर्सेज जमा कर चुके हैं, बस लॉन्च के सिग्नल की प्रतीक्षा हो रही है। हम अल्फा सेंटोरी सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। 3, 2, 1। चिंता मत कीजिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है। फोटो वाकई ऐसी ही है। अभी हम इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर हम प्रैक्टिकल रूप से स्थिर खड़े हैं। हम केवल लगभग 18,000 वर्ष में सबसे पास वाले स्टार सिस्टम तक पहुंच सकेंगे। यही वास्तविकता है। इन चीजों के स्केल को जब आप समझते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि कॉस्मिक की स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कभी मौका मिले कि हम एक अलग सूर्य से सूर्य की रेज या किरणों का आनंद उठा सकें, तो उसके लिए कीमत बहुत ज्यादा है। बहुत ही पास होने की वजह से अल्फा सेंटोरी को पहला स्टार सिस्टम चुना गया है अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए। लोगों ने बहुत ही ध्यान से 2 तारों को देखा है, जिन्हें हमने नाम दिया अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी। दोनों ही तारे सूर्य की तरह चमकते हैं, जो कि खुली आंखों से एक पैर में दिखाई देते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम से ही इसे ध्यान से देखा जा रहा है, समर सिविलाइजेशन और एंशंट इजिप्शियन सहित। यह रात के आसमान में तीसरा सबसे चमकदार तारा है, लेकिन इस स्टार सिस्टम के साइंटिफिक स्टडी केवल 1915 में हुई, जब एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट एनिस ने तीसरा तारा अल्फा सेंटोरी में एक रेड ड्वार्फ को खोजा। उसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी नाम दिया गया। आज भी यह सूर्य के सबसे पास का तारा है। हमारे करीबी तारे की स्टडी की शुरुआत साइंस फिक्शन और स्पेस ऑपरा के गोल्डन एज के समय हुआ, जिससे अल्फा सेंटोरी की पॉपुलैरिटी काफी फैल चुकी थी। यह साइंस फिक्शन राइटर्स, आर्टिस्ट्स, मूवी डायरेक्टर्स और म्यूजिक कंपोजर्स के काम में आया है, और भी सिलसिला चल रहा है। एक अलग दुनिया के नीचे, एक अलग सूरज के नीचे नई सभ्यताओं का आवास और विकास हो सकता है। और इस प्रकार अल्फा सेंटोरी इंसानों के मन में सदैव स्थान प्राप्त किया है, जो जीवन की सबसे अधिक संभावना वाला स्थान है। हालांकि यह वास्तविकता बहुत ही गंभीर है, जैसा कि अक्सर होता है, लेकिन एक्सोप्लैनेट की एक्टिव स्टडी ने एक नई आशा का बीज बो दिया है। जब दूर दराज के ग्रहों पर जीवन के संकेत कम मिले हैं, साइंटिस्ट्स ने अल्फा सेंटोरी सिस्टम में 2 ग्रहों की खोज की, जो बसने योग्य मतलब हैबिटेबल जोन में है, जिनका नाम सेंटोरी ए बी और सेंटोरी बी बी है। हालांकि एक और डिटेल्ड स्टडी के बाद पता चला कि दोनों ग्रह हैबिटेबल नहीं रहे हैं, और इसलिए इन ग्रहों की स्टडी बंद करवा दी गई। लेकिन 2016 में सब कुछ बदल गया। साइंटिस्ट ने अल्फा सेंटोरी सिस्टम में एक एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी को पता किया और कंफर्म किया। यह बात और अधिक चौंकाने वाली थी, क्योंकि यह एक्सोप्लैनेट हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चारों ओर घूमता है। इस प्रकार इस खोज के द्वारा प्राप्त किया गया ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के नाम से जाना जाता है। यह ग्रह लगभग 4.22 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और इसका मास अर्थ के मास से केवल 1.1 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए यह एक बहुत लंबी और इंटेंसिव प्रोसेस थी, जहां ग्रह को अपने पेरेंट स्टार प्रॉक्सिमा के डिस्क के सामने से गुजरते हुए उसकी रेडियल वेलोसिटी को मेजर करके इसके एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया गया। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के पास और भी सरप्राइजेस थे। 2019 के अप्रैल और मई में ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स ऑब्जर्वेटोरी ने 30 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया कि क्या प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से आ रहे अजीब रेडियो सिग्नल आर्टिफिशियल हो सकते हैं, जो 982002 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हो सकते हैं। साइंटिस्ट ने यह कंक्लूड किया कि इसके जवाब में आधे घंटे लगेंगे। ऑर्बिटल मूवमेंट के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी प्रॉक्सिमा के साथ मेल खा रहा था, और इसके बाद सिग्नल रहस्यमय रूप से गायब हो गया। 2020 में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का दूसरा प्रयास असफल रहा, और 2021 में कैलकुलेट किया गया कि सबसे नियरेस्ट स्टार सिस्टम में स्पीसीज की मौजूदगी हो सकती है, जो लो रेडियो सिग्नल्स 10⁻⁸ तक प्रोड्यूस करने की क्षमता रख सकते हैं, जिसका मतलब था कि यह आर्टिफिशियल सिग्नल था। इसके अलावा
2017 से एस्ट्रोनॉमर्स रेडियो टेलीस्कोप अटकामा लार्ज मिलीमीटर अरे का उपयोग करके प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास की किसी भी गतिविधि की ध्यान से निगरानी कर रहे थे। तब देखा गया कि रेड ड्वार्फ से एक चमकदार रोशनी निकल रहा था, जिसे कोरोनल इजेक्शन कहते हैं। इन फ्लेयर्स की चमक 10 सेकंड में 1000 गुना बढ़ती है, जो 2 मिनट के दौरान होती है। यह संकेत करता है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को इतने ज्यादा रेडिएशन से बचना पॉसिबल नहीं हो सकता और जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रॉक्सिमा के लिए ऐसे फ्लेयर्स आम नहीं हैं। एस्ट्रोनॉमर्स यह सोचते हैं कि कोई भी एटमॉस्फेयर जो मौजूद था खत्म हो गया और स्पेस में फैल गया। प्रॉक्सिमा सेंटोरी में बसने योग्यता के खिलाफ अंतिम तर्क है कि यह ग्रह अपने सूरज के चारों ओर घूमने का साइकिल केवल 5.12 अर्थ डेज का है। दुख की बात है कि इसका मतलब है यह सूरज के बहुत पास है और जीवन के लिए हैबिटेबल नहीं रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन प्रॉक्सिमा के आसपास में खोज का अंत यहां नहीं हुआ। VLT पर लगे एस्प्रेसो स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के बहुत बड़े टेलीस्कोप द्वारा साइंटिस्ट ने 2020 से 2022 तक एक रहस्यमय बहुत छोटे वस्तु के ट्रांजिट का अध्ययन किया, जिसे अर्थ से भी छोटा माना जाता है। आखिरकार इसके मीडियम से रेडियल वेलोसिटी का उपयोग करके प्रॉक्सिमा डी नाम के एक ग्रह की खोज हुई। यह भविष्य में अध्ययन के लिए सबसे आशावादी है, जो कई धरती जैसे ग्रह में से एक है। इसकी रेडियस का अनुमान पृथ्वी की रेडियस का 0.8 है, जबकि इसका मास मार्स के मास से 2 गुना है। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी को अभी और चेक करना बाकी था कि यह जीवन जीने के लायक है या नहीं। लेकिन अगर यह ग्रह जीने योग्य नहीं है, तो इस जानकारी से हमें क्या फायदा है? आपको इसे एक भविष्य के नजरिए से देखना होगा। भविष्य को दिमाग में रखते हुए यह खोज दिखाती है कि हमारे पास पड़ोसी स्टार सिस्टम बहुत सी नई दुनियाओं से भरी हुई है, जो आगे के अध्ययन और गहन अध्ययन के लिए योग्य हैं। और यदि हाल ही में खोजी गई दुनिया रहने योग्य न हो, तो इसका अस्तित्व हमें इसका सुझाव देता है कि हमारे प्रेजेंट स्कोप के परे कई अन्य एक्सोप्लैनेट्स हैं, जिन्हें हम अभी नहीं देख सकते हैं। जब हम वर्तमान में खोज की बात करते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास खोज के तरीकों से है, जिनसे हम इस तरह के एक्सोप्लैनेट्स की खोज करते हैं। सबसे आम तरीका है ट्रांजिट तरीका, जिसमें टेलीस्कोप छोटे छोटे संकेतों को ऑब्जर्व करने के लिए सितारों का अध्ययन करना होता है। इनमें बदलाव इस बात का संकेत देते हैं कि एक ग्रह, ऑब्जर्वर और स्टार के बीच एक ऑर्बिट में घूम रहा है। दूसरा और कॉम्प्लेक्स तरीका डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यह एक्सोप्लैनेट की खोज और डीप स्टडी करने की क्षमता भी रखता है। आज हमारा सफर यहीं खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने और क्या खोजा है, और फिर हम एक और रोमांच सफर पर चलेंगे। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि इसके आगे के पार्ट्स बनाना चाहिए।